हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने दो लॉ देखे थे, दैट इज़ गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड अवोगाद्रोस लॉ। ये जो दोनों लॉ थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट लॉ था गे-लुसाक लॉ, उस गे-लुसाक लॉ में ये कहा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन में गैसेस जो है वो यूज़ होती है या फिर वो रिएक्शन में या फिर वो प्रोड्यूस होती है, एक तो वो यूज़ होगी एज ए रिएक्टेंट या फिर वो प्रोड्यूस होगी, तो उस रिएक्शन में जो रेशो होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वो सिंपल होल नंबर में होता है वॉल्यूम के। मतलब जो सभी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम है उन वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो कैसा होता है, होल नंबर होता है, सिंपल होल नंबर का रेशो होता है। मतलब सिंपल होल नंबर या फिर सिंपल वॉल्यूम का रेशियो होता है, ठीक है, जैसे 1:2:1 लाइकवाइज। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट लॉ बताया था अवोगाद्रोस लॉ। अवोगाद्रोस लॉ में ये बताया कि अगर आपने ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम में कंसिडर की और उस सभी गैसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखा तो उनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी सेम ही होते हैं। अगर आपने सभी गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस, नियॉन, ऐसे जो बहुत सारी N2 गैस जो है, जो गैसेस है, उन गैसेस का अगर हमने इक्वल वॉल्यूम, सबका 10-10 वॉल्यूम लिया, ठीक है, सभी गैसेस को अगर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा तो आपको मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम मिलेगा। अगर सपोज उसमें 10 सपोज N2 गैस में अगर 10 मॉलिक्यूल्स है सपोज, ओके, ऐसा नहीं कि 10 ml लिया तो 10 मॉलिक्यूल रहेंगे, बट अगर हमने कंसिडर किया कि हमने सबका वॉल्यूम 10-10 ml लिया है और हमने सपोज कंसिडर किया कि उसमें भी 10, मतलब एक गैस में जैसे N2 गैस में अगर 10 मॉलिक्यूल्स है तो ऑक्सीजन गैस में 10 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, क्योंकि वो अवोगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने वॉल्यूम इक्वल लिया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सबका कांस्टेंट रखा है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं आगे 12th में भी, तो भी आपको ये टर्म्स काम में आती हैं। सो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, आपको इसके पहले एटम और मॉलिक्यूल ये टर्म्स तो पता ही है, ठीक है। एटम तो हम बहुत पहले से देखते हैं और मॉलिक्यूल भी। तो एटम जो है इट्स अ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर, टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर जिसको हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, तो उसका अगर मास मेजर करना है तो वो भी हम मतलब इजीली नहीं कर सकते। सम कंसेप्ट, हम टेक्निक यूज़ करके आपको उसको निकालना है, ठीक है। तो एटम जो है इट्स अ वेरी टाइनी पार्टिकल, इट्स अ टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। एंड जब एटम्स कंबाइन होते हैं एलिमेंट के तब इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। तो ये दोनों टर्म आपको ऑलरेडी पता है। एंड दस इट इज़ अप्रोप्रिएट हियर टू अंडरस्टैंड what we mean by the atomic and molecular masses। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एटॉमिक मास क्या है एंड मॉलिकुलर मास क्या है। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में तो हमें ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है। और नेचर में बहुत सारे एलिमेंट के एटम भी एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल भी बहुत सारे हैं, और अब उनके मासेस के बारे में स्टडी करना है। एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलेंगे, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिकुलर मास बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है एटॉमिक मास का। वहाँ पे देखिए एवरी एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट, नेचर में जितने भी एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट मैन मेड भी रहेंगे, जो जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सारे एलिमेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होता है। सबको एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है। एंड एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास होता है। और ऐसा नहीं कि सभी एलिमेंट का मास एक जैसा रहेगा, सबको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मास होता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उनका एटॉमिक मास अलग होता है। और एटॉमिक मास जो होता है इज़ मास ऑफ एन एटम, वो एटम का मास होता है। एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, और वो बहुत ही स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल गिवन द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज़ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसका एटॉमिक मास जो है, जिसका एटॉमिक मास बहुत कम है, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, वो लाइटर वेट वाला एलिमेंट है, तो उसका मास तो सबसे कम ही रहेगा, और उसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज़ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में है, वो ग्राम में है, वो भी -24 पावर में, मतलब बहुत ही स्मॉल है।
जिसको आप इजीली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन प्रेजेंट सिस्टम मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम एज अ स्टैंडर्ड। अब प्रेजेंट सिस्टम में हमें अगर कोई एटम का मास फाइंड आउट करना है तो हम उसको डिटरमाइन करते मास को, या फिर उसको फाइंड करते हैं रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 जो एलिमेंट है उसको एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर करके उसके हेल्प से हम बाकी के एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कार्बन 12 क्या है? कार्बन के नेचर में 3 आइसोटोपिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, C12, C13 एंड C14। और इसमें से कार्बन 12 जो है उसको हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया है, और विद द हेल्प ऑफ दैट कार्बन 12 हम नेचर में एग्जिस्ट एलिमेंट का एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हैज़ बीन एग्रीड अपॉन इन 1960। और ये कब एग्रीड हुआ? 1961 में एग्रीड हुआ। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड कंसिडर करके उसके हेल्प से, उसके रिलेशन से हम बाकी एलिमेंट का एटम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको दिया है कि प्रेजेंट सिस्टम में मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ अ कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करके हम बाकी एलिमेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कब एग्रीड हुआ? 1961 में। एंड इन दिस सिस्टम एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज असाइन अ मास एग्जैक्टली 12.0000। अब कितने भी जीरो तो 12 ही रहेगा वो, ठीक है। एंड इन दिस सिस्टम एटम ऑफ कार्बन 12 इज असाइन अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो हम बाकी सारे मतलब जो इस सिस्टम में जो कार्बन 12 का जो एटम का मास है वो हम कितना असाइन करते हैं? 12.00, मतलब नियर अबाउट 12 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU। मतलब कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। A स्टैंड फॉर एटॉमिक, M स्टैंड फॉर मास और U स्टैंड फॉर यूनिट। तो कार्बन 12 का मास कितना असाइन किया है? 12 AMU इतना असाइन किया है। एंड ऑल अदर atoms of their elements are given a रिलेटिव एटॉमिक मास टू दैट ऑफ द कार्बन 12। एंड फिर बाकी एलिमेंट का जो एटम का मास है, मतलब बाकी के एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 के रिलेशन से फाइंड आउट किया गया है, और उनके भी मासेस को हमने AMU में एक्सप्रेस किया है। अब वो कैसे फाइंड आउट किया उसका एक आपको एग्जाम्पल दिया है, तो हम बाद में वो देखेंगे, ठीक है। 1 AMU, अब 1 AMU मतलब एग्जैक्टली कितना होता है? हमें कार्बन 12 का मास AMU दिया है, तो एग्जैक्टली 1 AMU मतलब कितना? जैसे कार्बन का मास 12 AMU है, ठीक है। बट पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 AMU मतलब क्या होता है। तो 1 AMU इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1 AMU मतलब कितना? 1 AMU इज नथिंग बट द 1/12 ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 AMU मतलब कितना होता है? 1/12, मतलब 1/12 ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन। मतलब यहाँ पे 1/12 आएगा और यहाँ पे आएगा मास ऑफ कार्बन। तो दैट इज द 1 AMU, ठीक है। व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन करेंगे तो 1 AMU हो जाएगा, ठीक है। एंड लेटर ऑन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम वॉज एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश। और लेटर ऑन जो एग्जैक्ट वैल्यू थी एटॉमिक मास की यूनिट में इन ग्राम्स में वॉज एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश, फिर ग्राम में उसकी वैल्यू इस्टेब्लिश हुई। अब उसका ग्राम में कन्वर्शन कैसे दिया है वो देखो। 1 AMU मतलब हाउ मच? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। और 1/12 एंड मास ऑफ कार्बन कितना दिया है? 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, इतना मास दिया है कार्बन का। 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, इतना मास दिया है कार्बन 12 का, ठीक है। और उसके हेल्प से भी फाइंड आउट किया है, मतलब जब आप 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम करते हो तो इट गेट कन्वर्ट इनटू अ ग्राम, ठीक है। मतलब 1 AMU इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम।
तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट से ये टर्म इस्टेब्लिश की गई। तो हमने 1 AMU का कन्वर्शन किसमें किया है, ग्राम में, और उसको करना सिंपल है। 1 AMU मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12, और मास ऑफ कार्बन हमें लर्न करना पड़ेगा जो इतनी दिया हुआ है। जब हम 12 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें जो टर्म मिलेगी वो किस में मिलेगी, ग्राम में। मतलब 1 AMU इज़ नथिंग बट द 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये किसका है, 1 AMU मतलब कार्बन 12 का है, ठीक है। एंड रिसेंटली AMU हैज़ बीन रिप्लेस बाय यूनिफाइड मास यूनिट। फिर रिसेंटली ये जो AMU हम टर्म लिखते हैं उसको रिप्लेस किया गया यूनिफाइड मास यूनिट से, जिसको हम डाल्टन भी बोलते हैं, और सिम्बॉलिक फॉर्म में उसको हम U और कभी कभी उसको म्यू भी बोला जाता है। तो यू फॉर्म में यू लिखते हैं, या फिर DA इस सिंबल से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यू मीन्स यूनिफाइड मास, मतलब AMU को रिप्लेस किया गया म्यू से, ठीक है। और बाकी तो कंसेप्ट सेम ही है कि अगर किसी एलिमेंट का मास निकालना है तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 कर दो तो आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। ये 1 AMU का कन्वर्शन हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के एलिमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देखो प्रॉब्लम नंबर 1.1, mass of an atom of oxygen in gram is 26.56896 into 10⁻⁻24 ग्राम। ऑक्सीजन का मास दिया है हमें ग्राम में, ठीक है, कि मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज गिवन ये 26.56896 into 10⁻24 ग्राम। एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, और वो भी किस में, यूनिफाइड मास यूनिट में, मतलब यू में, मतलब डाल्टन में, मतलब DA में, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन तो पता है कैसे करना है। अगर हमें यू में कन्वर्ट करना है ग्राम को तो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। जो गिवन है वो लिख लेंगे कि मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज गिवन हाउ मच इट इज 26.56896 into 10⁻⁻24 ग्राम। इट्स अ मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। एंड नाउ we have to convert into a U, that is unified mass, that is nothing but the Dalton, that is denoted by DA also, okay. So 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 U। ये कहाँ से आया, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है कि 1 AMU मतलब हाउ मच, हमने अभी फाइंड आउट किया था 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका मास है, ये मास है कार्बन 12 का, ठीक है। और कार्बन 12 के यूज़ से हमें बाकी का मास निकालना है, बट कार्बन 12 का मास जो था हमारे पास वो ग्राम में था। तो ग्राम का और AMU का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया कि 1 AMU मतलब कितना ग्राम होता है कार्बन का, इतना होता है। और फिर AMU को किससे रिप्लेस किया, U से, मतलब 1 U भी लिख सकते हैं, 1 U, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू 1 U एंड इज इक्वल टू हाउ मच 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। इसीलिए फिर यहाँ पे रिलेशन लिखा है कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम इतना दिया हुआ है, और इसका जो है वो ग्राम में दिया। तो आपको 1 U में कन्वर्शन करना है, तो हमें पहले एक रिलेशन पता है कार्बन का मास, क्योंकि कार्बन 12 का रिलेशन आपको ग्राम और U के टर्म में दिया कि 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1 U, एंड दैट इज नथिंग बट यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। मतलब हमें ये जो मास दिया हुआ है वो किसका है, कार्बन का है, मतलब ग्राम और U का रिलेशन दिया है फॉर कार्बन। अब हमें ऑक्सीजन के मास को कन्वर्ट करना है, जैसे कार्बन का जो रिलेशन दिया है ग्राम का U के साथ, तो ये है। तो ऑक्सीजन के लिए इतना ग्राम मतलब कितना U होगा वो हमें निकालना है, मतलब कितना यूनिफाइड मास होगा। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का इतना ग्राम इज इक्वल्स टू 1 यूनिफाइड मास। तो ऑक्सीजन का 26.569 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मतलब कितना यूनिट मास। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 26.56896 इंटू 10⁻24 इंटू 1, और ये टर्म जाएगी डिवाइड में, मतलब 1.6005। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, मतलब ये टर्म इज इक्वल टू इतना, तो ये टर्म मतलब कितना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। और यहाँ पे 1 मेंशन नहीं किया, क्योंकि 1 को आप कितने से भी मल्टीप्लाई तो आंसर तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है। और उसको अब जब सॉल्व किया तो उसका आंसर कितना आया, 16.0 U। एंड सिमिलरली द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट,
ठीक है, मतलब हमें पता चल गया इसको सॉल्व करने से कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिमिलरली मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 पॉइंट, मतलब ये जो मास दिया है आपको 16 पॉइंट, सॉरी, ये जो आपको मास दिया है 16.0 ये जो मास है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। और उसी के जैसे फिर एटम मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन निकाल के दिया है 1.0080। आपको अगर निकाल तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपको उसके में हाइड्रोजन का मास भी आपको इसके पहले बताया था, दैट इज़ 1.6736। आपको वो एटॉमिक मास का जो पॉइंट पढ़ाया है उसमें आपको मिलेगा वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन में मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है, वो ग्राम में दिया है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिफाइड मास में। और किसके जैसे करेंगे हम, इसके जैसे कि ऑक्सीजन का ग्राम में मास इतना है और कार्बन का तो हमें ऑलरेडी दिया है कि 1 यूनिफाइड मास जो है उसके लिए इतना ग्राम कार्बन होता है, तो इतने ग्राम के लिए कितना, सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन का मिला। वैसे हम हाइड्रोजन का भी लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको हाइड्रोजन के मास को इस फॉर्मूला के हिसाब से इस तरीके से लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर निकाल के बताएंगे। ठीक है, आप इसको ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको जो पढ़नी है दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो सिंपल टर्म है, मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ मोर दैन वन आइसोटोप। ठीक है, अब ये हमें एटॉमिक मास तो देख लिया, तो एटॉमिक मास कैसे निकालना है वो भी हमें पता है। अगर हमें ग्राम में पता है तो हम उसको यूनिफाइड मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी दिया हुआ है। और कार्बन का कैसे निकाला वो भी हमें पता है। और कार्बन 12 को हमने क्या कंसिडर किया एज अ स्टैंडर्ड। नाउ एवरेज एटॉमिक मास, तो मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो होते हैं एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ मोर दैन वन आइसोटोप। को पता है कि बहुत सारे जो एलिमेंट नेचुरली हमें मिलते हैं या फिर नेचर में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑफ मोर दैन वन आइसोटोप, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं और उनका मिक्सचर नेचर में एग्जिस्ट करता है। मतलब एलिमेंट जो है वो आइसोटोप के मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कार्बन का एलिमेंट है, तो जो कार्बन का जो एलिमेंट है वो कार्बन का एलिमेंट भी मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसमें कार्बन 12, C12, सॉरी ये ऊपर चाहिए, C12, C13 एंड C14, इन तीन आइसोटोपिक, सॉरी कार्बन की तीन आइसोटोप है, C12, C13 एंड C14। तो कार्बन का एलिमेंट, कार्बन का जो एलिमेंट है वो इन तीन आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। C12, C13, C14 इसका मिक्सचर जो है वो प्रेजेंट होता है नेचर में। ठीक है, आइसोटोप हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, और आइसोटोप जो होते हैं उनका एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जो आइसोटोप्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट मास होता है। जैसे कार्बन 12 का मास, C13, C14 इनके मासेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और इनके तीनों का मिक्सचर नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसलिए वहाँ पे दिया है कि जो बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो, बहुत सारे जो एलिमेंट है वो नेचुरली अकर होते हैं, वो भी मिक्सचर के फॉर्म में। और मिक्सचर किसका होता है, उसी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप के मिक्सचर से वो एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट करता है। मतलब उस एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उनका मिक्सचर जो होता है उसके फॉर्म में वो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक ही एलिमेंट आपको दो तीन मतलब अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, वो भी मिक्सचर के फॉर्म में। ठीक है, सो आइसोटोप्स हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास, और वो आइसोटोप का मास, एटॉमिक मास भी अलग अलग होता है। ठीक है, बट उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि कार्बन 12 है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग, कार्बन 13 है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी सबकी सेम रहेगी बट उनका एटॉमिक मास अलग अलग रहेगा और उन सब का मिक्सचर मिला के नेचर में एलिमेंट को एग्जिस्ट करेगा। एटॉमिक मास ऑफ सच एन एलिमेंट इज वेट एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ इट्स आइसोटोप। जब इस ऐसे एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर फाइंड आउट करना है जिसके अलग अलग आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो उसका वेट अगर निकालना है तो हमें क्या करना होता है, एवरेज निकालना होता है। और एवरेज किसका, एटॉमिक मास ऑफ इट्स आइसोटोप, उसके जितने भी आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सबका हमें, सबको मिला के सबका एवरेज आपको निकालना होता है। हमें उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है और एवरेज मास निकालने के लिए हमें सभी एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। उसका एक फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, उस फॉर्मूला के हेल्प से हम उनका एवरेज निकालते हैं। मतलब जितनी भी आइसोटोप्स प्रेजेंट है उनका कितना परसेंटेज नेचर में एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करके
हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस दैट इज प्रेजेंट अकरेंस। तो उसके लिए हमें एवरेज मास निकालने के लिए, उस एलिमेंट का एवरेज मास निकालने के लिए हमें उसके आइसोटोप्स कौन से हैं वो पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक मास क्या है वो भी पता होना चाहिए, और उनका रिलेटिव अबंडेंस कितना है, मतलब वो नेचर में कितने परसेंट में अकर होते हैं, उसका नेचर में कितना परसेंटेज है वो पता होना चाहिए। इन अगर ये दो चीज़ें पता है, उनका एटॉमिक मास और उनका परसेंटेज अकरेंस, मतलब उसका रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस इज नथिंग बट द कि वो नेचर में कितने परसेंट में प्रेजेंट, 20% में है, 30% में, तो उसका परसेंटेज कितना है और उनका मास क्या। अगर ये दो चीज़ें पता चल गई तो उसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल गिवन, हम अब ये एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करना है मतलब एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल गिवन कि कार्बन हैज़ द फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स विद रिलेटिव अबंडेंस एंड एटॉमिक मासेस आर शोन अगेंस्ट ईच ऑफ देम। देखो, आपको कार्बन का एग्जांपल दिया है, कार्बन के आइसोटोप्स दिए हैं, आइसोटोप्स के एटॉमिक मास दिए, वो भी यूनिफाइड मास में यू में, और सबका रिलेटिव अबंडेंस दिया। रिलेटिव अबंडेंस मतलब क्या, कि वो नेचर में कितने परसेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, C12, C13 एंड C14। कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12.00 है, 13 का 13.00335 है, एंड C14 का एटॉमिक मास 14.00317 यूनिफाइड मास है। और उसका परसेंटेज, इन तीनों मतलब जो तीनों जो आइसोटोप्स है उसमें से कार्बन 12 का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं 13 और 14 से। ठीक है, तो 98.892 इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 में से 98.892% कार्बन 12 है। तो बचे हुआ जो अमाउंट है, मतलब 1.1% में हम कंसिडर करेंगे कि 1.108, या फिर 1% में आपका कार्बन 13 है एंड 2% में आपका 214 है। तो इस टाइप से उसका अबंडेंस है। अब हमें कार्बन इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस आइसोटोप। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कौन सी दो चीज़ें मैंने आपको बताया था, एक तो एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, आइसोटोप का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और जो आपको टेबल में गिवन है, और साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, उसका रिलेटिव अबंडेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल टर्म है। अब देखो, उसको अब अगर हमें फाइंड आउट करा, तो आपके पास बुक तो है साइड वाइज, तो आप थोड़ा बुक में ध्यान देना, बुक को साथ में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो सॉल्व करके बता देती हूँ उसमें कैसा है। देखो, आपको हमें कार्बन का मास निकालना है। तो कार्बन का मास, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कौन से आइसोटोप्स आपको पता है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स C12, C13 एंड C14, ये 3 है, और उनका मास निकालना है। तो आपके बुक में दिया हुआ है, C12 का जो मास है वो है 12, राउंड फिगर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप वैसे पूरा दिया हुआ है तो पूरा भी कंसिडर, 12.00 समथिंग है, इसका 13.0000035 है, और इसका ठीक है लिख लेते हैं 0.0335, ये कार्बन 13 का है, और कार्बन 14 का है 14.00317, ये उसका यूनिफाइड मास में उसका यूनिट दिया हुआ है। अब देखो, आपको उन सबका एवरेज मास निकाल के एलिमेंट का मास मिलेगा। तो उसके लिए हमें और चीज़ पता होना चाहिए, परसेंट अबंडेंस। कार्बन 12 का परसेंट अबंडेंस है 98.891। रिलेटिव अबंडेंस मतलब क्या, कि वो नेचर में कितने परसेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है, कार्बन 12 होता है, और बाकी 13 और 14 थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब उसका अगर हमें मास निकालना है तो देखो, उसका अगर हमें मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हमें तीनों का मास ऐड करना पड़ेगा, मतलब कार्बन 12 प्लस कार्बन 13 प्लस कार्बन 14, इनको मिला के हमें क्या मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें कार्बन के 2 टर्म चाहिए। कौन से 2 टर्म चाहिए, एक तो कार्बन का हमें रिलेटिव मास चाहिए, कार्बन 12 का रिलेटिव मास और उसका परसेंट अबंडेंस। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, अब 12.00 मतलब हम डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं।
और साथ में मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंट अबंडेंस। अब उसका परसेंट अबंडेंस जो है वो परसेंटेज में 98.892%। परसेंट जो होता है उसको परसेंट का साइन ना देते हुए हम इंस्टेड ऑफ परसेंट उसको डिवाइड बाय 100 कर दें। याद में रखना, क्योंकि हमारे बाकी तो नंबर्स में, बट ये परसेंटेज में, तो इसको परसेंट में ना लिखते हुए, परसेंट में लिखना मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 98.892% है तो हम इसको इसका लिखेंगे 98.892% की जगह पे करेंगे डिवाइड बाय 100। ठीक है, मतलब डिवाइड बाय क्या रहेगा वहाँ पे 100 रहेगा, तो यहाँ पे भी 100 लिखा। प्लस ये हो गया आपका कार्बन 12 का। वैसे कार्बन 13 का करेंगे, कार्बन 30 का भी वैसे ही आएगा। कार्बन 30 का मास तो बहुत बड़ा है 13.00, मतलब एक्चुअली वो छोटा है बहुत, बट नंबर उसका बड़ा दिख रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.108 और परसेंट को लिखेंगे डिवाइड बाय 100। ये हो गया 13 का। अब 14 का उसके नीचे लिख लेते हैं। तो 14 का मास कितना है, प्लस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस 2 × 10⁻10। ये उसका हो गया परसेंट अबंडेंस, वो परसेंटेज में है तो उसको डिवाइड बाय 100 रहेगा। और उसका मास है 14.00317। तो एक कॉलम में 12, 13 एंड 14, उसमें 2 टर्म लेना पड़ता है, एक उसका एटॉमिक मास और उसका परसेंट अबंडेंस। और परसेंटेज में है तो इंस्टेड ऑफ परसेंट हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। C13 का भी मास और उसका परसेंट अबंडेंस, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में C14 का मास और उसका परसेंट अबंडेंस, इनको हम ऐड करेंगे तो इनको पूरा सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो हमें आंसर मिलता है 12.011 U, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन। तो इसी के जैसे हमें बाकी एलिमेंट, जो अदर एलिमेंट आपको पता है, उस एलिमेंट का एवरेज मास हम इसी के जैसे निकाल सकते हैं। मतलब हमें उन एलिमेंट के पहले आइसोटोप्स पता करने पड़ेंगे, उनका एटॉमिक मास सबका अलग अलग पता करना पड़ेगा, उसका रिलेटिव अबंडेंस पता करना पड़ेगा, फिर सबको हम ऐड करेंगे उसके परसेंट अबंडेंस के साथ। मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंट अबंडेंस प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंट अबंडेंस, और परसेंट की जगह क्या लेंगे डिवाइड बाय 100। तो आप इसके जैसे बाकी एलिमेंट का भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट आपको दिया है रिमेंबर में। ठीक है, मतलब इसके जैसे हम बाकी का एलिमेंट, यहाँ पे देखिए सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मासेस फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेट, हम इसके जैसे बाकी के एलिमेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर में पॉइंट दिया है कि इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट द एटॉमिक मासेस मेंशन फॉर द डिफरेंट एलिमेंट आर एक्चुअली देयर एवरेज एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट दिए और उनके एटॉमिक मासेस भी वहाँ पे मेंशन किए, तो जो एटॉमिक मास वहाँ पे मेंशन किए हैं डिफरेंट एलिमेंट के, तो वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद दिया फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एवरेज एटॉमिक मास इज़ राउंडेड। अब कभी कभी हमने जो एटॉमिक मास इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किए हैं, अगर वो आपको पॉइंट्स में मिल रहे, जैसे 12.001 U आपको अभी मास मिला था कार्बन का। ठीक है, कार्बन का मास कितना है 12.011 U ये मास मिला है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के टाइम पे इसको राउंड अप करते हैं। मतलब 12.011 U ना लेते हुए हम डायरेक्ट क्या लेंगे, सिर्फ 12 लेंगे, मतलब हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए राउंड अप कर सकते हैं। तो इसलिए दिया कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये जो एवरेज एटॉमिक मास जो है, अगर वो फ्रैक्शन में आया है, पॉइंट में आया, तो उसको हम राउंडेड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट होल नंबर, उसके पास वाले होल नंबर से उसको राउंडेड कर सकते हैं। एंड व्हेन इट इज़ डिफर फ्रॉम इट बाय वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, और व्हेन इट इज़ डिफर फ्रॉम इट बाय वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, अगर वो थोड़े स्मॉल फ्रैक्शन से अगर वो डिफर करता है तो हम उसको राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही आपको एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट दिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके आइसोटोप्स दिए और हर एक का एटॉमिक मास भी गिवन है और उसका राउंड अप किया हुआ मास भी आपको गिवन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी तो आप इसको एक बार फिर से देखो तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।